राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए, आज मैं आप लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो ये दोनों 11th में हो या 12th में हो, या वह व्यक्तिगत व आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की या नीट की भी तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। और फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है मैथ के अंतर्गत जिसका यूज आप साइंस ब्रांच में विज्ञान से लो या मैथ में कोई भी टॉपिक उठा के देखिएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं फंक्शन ही स्टडी करते हैं। पूरी की पूरी कैलकुलस के अंतर्गत आप फंक्शन ही पढ़ते हैं। तो अगर हमारे समझ से लगता है कि अगर फंक्शन को आप अगर डीप जा करके उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझे हैं, तो मुझे लगता है कि आप भले आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे इंटर उंटर का, लेकिन आप कहिएगा कि मेरा मैथ एक्चुअल में ठीक है, मैं मैथ आसानी से कैच कर सकता हूँ, मेरी समझ से नहीं लगता है कि आप कभी अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। इसलिए फंक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं। फंक्शंस बताएंगे एक एक करके, आपको बहुत सारे वीडियोस हम बनाएंगे फंक्शन से। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फंक्शन के पूरे बेसिक से। जो 11th के हों बच्चे, वह 12 के हों, किसी भी स्टेट के हों, वह बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, या किसी भी बोर्ड में हो, या सीबीएसई में हो, सारे बच्चों के लिए ये समझिए कि इम्पोर्टेंस है, रामबाण है। तो आज हम चलते हैं फंक्शंस के बारे में, हम लोग स्टार्ट करते हैं और एकदम जीरो टू एडवांस लेके जाएंगे। और जितने भी फंक्शंस हैं आप लोगों को एक एक करके जो वीडियोज में अगर आप देख रहे हैं तो आप कंटिन्यू जितने भी वीडियो हम बनाएंगे आप देखिएगा। मुझे लगता है कि अगर मेरा पूरा वीडियोस आप देख जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे मुझे विश्वास है। तो चलिए, हम सबसे पहला नंबर फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला नंबर, कोई भी लड़का को ये दिमाग में होना चाहिए कि जो भी मैथ हो या साइंस का हो या किसी का भी, जो हेडिंग दिया जाता है उस हेडिंग को समझने की प्रयास कीजिए। अगर उस हेडिंग को अगर समझ जाते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्चुअल किस चीज़ के बारे में होता है, तो मैं हमको लगता है कि वर्ड पर ही काम करना चाहिए। तो समझिए कि आधा फंक्शन आप खुद ही जानते हैं। तो फंक्शन के बारे में मैं बता दूं कि फंक्शन जानने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। हल्का फुल्का मैं बता दे रहा हूँ। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट्स के बारे में, सबसेट्स के बारे में, ऑर्डर पेयर के बारे में अर्थात क्रमित युग्म के बारे में, कार्तीय गुणन अर्थात कार्टिजन प्रोडक्ट के बारे में, और रिलेशंस के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग हल्का उस पर डिस्कस कर लेते हैं, तब आते हैं हम फंक्शंस पर। तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है सेट के बारे में। समुच्चय, सेट्स। तो समुच्चय क्या है, यानी सेट क्या है? तो सभी बच्चे को ये बात मालूम है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या होता है? तो यानी कि जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल से, चूंकि हम ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके, केवल इस वर्ड की जानकारी दे रहे हैं कि इसकी जरूरत है हमको आगे। जैसे एन, यानी कि प्रकृत संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है, और समुच्चय को हमेशा मझोला कोष्ठ में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट टू इन्फानाइट, अर्थात ये इनफानाइट माने अपरिमित है। तो अगर कोई व्यक्ति पूछे कि नेचुरल नंबर्स, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि एक। तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई एक नेचर, इसका एक पार्टिकुलर गुण है, इसकी एक अपनी अलग पहचान है, ये एक खास नियम से जाना जाता है, ये खास वस्तुओं को काउंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि इसी तरह से जब भी सेट की बात होगी तो वैसे संग्रह जिसका अपना एक कैरेक्टर हो, अपनी एक पहचान हो, एक निश्चित नियम के अंतर्गत उसको जाना जा सकता है, तो उस कलेक्शन को, उस संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो यानी कि कोई भी ऐसा सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, तो यानी कि उसे हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर
से सूचित किया जाता है तथा उसके अवयवों को मझोले कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। और मझोले कोष्ठ के अंदर ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं ये एक क्या है, अवयव है, इसके एलिमेंट हैं, सदस्य हैं, मेंबर कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं। और ये दो तरीके से लिखा जाता है, रोस्टर के फॉर्म में और सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो ये जो एलिमेंट को एक एक करके लिखते हैं इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और जब इसके गुण को बताते हुए, इसके नेचर को बताते हुए अगर इसको प्रदर्शित करेंगे जो प्रत्येक एलिमेंट को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर कहते हैं। दूसरा वर्ड्स आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, इसी में समुच्चय के अंतर्गत उप समुच्चय, सबसेट। सबसेट क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी है, और ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में बिलोंग करता है तो हम बोलेंगे कि ए जो है बी का क्या है, उप समुच्चय है। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में हो तो ए उप समुच्चय क्या है, बी में, बी का। यदि बी का टोटल एलिमेंट अगर ए में होता है तो हम बोलेंगे कि बी उप समुच्चय है किसका, ए का। अगर कभी ऐसा मिले कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और बी का प्रत्येक एलिमेंट अगर ए में हो तो हम बोलते हैं कि ए और बी आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो यानी कि उप समुच्चय आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है सबसेट का चिन्ह है, अर्थात ए सबसेट ऑफ बी, मतलब एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू इन सेट बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में क्या करता है, बिलोंग करता है, ये इसका अर्थ हुआ। तो कभी भी उपसेट का है, सबसेट का है, माने उप समुच्चय का है, तो मतलब कि पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे वाले समुच्चय में स्थित है। ठीक है। अब तीसरा, आप लोग एक कार्तीय गुणन से पहले आपको बताया गया होगा ऑर्डर पेयर के बारे में, क्रमित युग्म के बारे में। क्रमित युग्म अर्थात ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर पेयर क्या है, तो मान लीजिए कि समुच्चय एक ए है और इसका सदस्य क्या है, ए है, और एक बी सदस्य है जो समुच्चय बी का सदस्य है। तो छोटे कोष्ठ में ए और बी को लिखेंगे तो यही इसी को क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। तो ये छोटा कोष्ठ ए बी लिखेंगे तो यही होगा क्रमित युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रमित युग्म। अब ये आप लोगों को सेट में अच्छी तरह से डिटेल्स बताया गया होगा, केवल हम बता रहे क्रमित युग्म कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर को कैसे लिखते हैं। यानी कि दो समुच्चय हैं, अगर समुच्चय ए का एलिमेंट पहले लिखा गया है और समुच्चय बी का एलिमेंट जो है बाद में लिखा गया, जब इसको मझोले कोष्ठ सॉरी छोटे कोष्ठ के अंदर लिखेंगे तो इस पेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर क्या है, इसके ऑर्डर को चेंज तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, चेंज। यानी कि ये एक पोजीशन को बताता है, एक खास स्थान को बताता है, एक खास जगह खास मान को बताता है। यदि अगर ये चेंज हुआ तो यानी कि स्थान भी चेंज होगा, उसका वैल्यू भी चेंज होगा, उसका मान भी क्या होगा, चेंज होगा। अब इसका प्रयोग करके ही हम लोग एक समुच्चय, समुच्चय के बाद उप समुच्चय, उप समुच्चय के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्तीय गुणन अर्थात कार्टिजन प्रोडक्ट। कार्टिजन प्रोडक्ट क्या है, तो यानी कि इसको बता हम मैप से बता रहे हैं, यानी समुच्चय एक ए है और एक दूसरा समुच्चय क्या है, बी है, और ए और बी का कार्तीय गुणन लिखना है। तो यानी कि समुच्चय एक में एक और दो, ये भी अरिक्त समुच्चय अर्थात नॉन इम्पटी सेट है, और यहाँ भी नॉन इम्पटी सेट है। अर्थात कार्तीय गुणन के लिए हमारे पास दो समुच्चय होना चाहिए और इस दोनों समुच्चय के अंतर्गत
कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। यानी सीधा कह सकते हैं कि ए और बी दोनों के दोनों नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए, अर्थात अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तब ए के प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुनिएगा, ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, और तो ए के प्रत्येक माने एक का ए और बी के साथ, दो को ए और बी के साथ क्रमित युग्मों में लिख करके एक समुच्चय बनाएंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी, अर्थात कार्तीय गुणन ए बी। फिर से एक बार सुनिए, ए और बी का कार्टिजन प्रोडक्ट ए के प्रत्येक एलिमेंट का समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ युग्म बनाना और युग्म को समुच्चय के रूप में लिख देना क्या कहलाती है, कार्टिजन प्रोडक्ट कहलाती है। अब इसी को मैथमेटिकली हम लोग कैसे बोलेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं सर ए और बी दो समुच्चय है, इसके कार्टिजन प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, यानी कि इसको ए गुणा बी नहीं पढ़ते हैं, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, माने ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी। तो ए और बी का कार्टिजन प्रोडक्ट एक सेट होता है, और जब भी सेट होगा तो उसे किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसा सेट होता है, तो ए से बी में क्रमानुसार क्रमित युग्मों का क्या होता है, समुच्चय होता है। यानी ए क्रॉस बी एक ऐसी समुच्चय होती है, क्रमित युग्मों का एक ऐसी समुच्चय होती है जिसके प्रत्येक क्रमित युग्मों में ए का प्रथम घटक ए से और द्वितीय घटक बी से होता है। फिर से मैं एक बार बोल दूं, ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों, ए क्रॉस बी एक समुच्चय होता है, किसका समुच्चय होता है, सभी क्रमित युग्मों का, जिस क्रमित युग्म का पहला घटक ए से और दूसरा घटक किससे ले जाता है, बी से। यानी कि ए का पहला एलिमेंट 1 ए, 1 का बी, और 2 के साथ ए और 2 का बी, और इन क्रमित युग्मों के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए क्रॉस बी, अर्थात ए कार्तीय गुणन बी। तो यानी कि ये हो गया। इसी तरह से आप लोगों ने कार्टिजन प्रोडक्ट के बाद पढ़ा होगा एक रिलेशन वर्ड्स, संबंध के बारे में, और तब हम चलेंगे फंक्शन की ओर, अर्थात रिलेशन। तो यानी कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है, और ए क्रॉस बी के जितने भी उप समुच्चय हो सकते हैं, मतलब ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो पहले उसका हम लोग क्या निकालेंगे, कार्तीय गुणा निकालेंगे, अर्थात कार्टिजन प्रोडक्ट निकालेंगे, और कार्टिजन प्रोडक्ट के प्रत्येक उप समुच्चय क्या कहलाते हैं, एक रिलेशन कहलाती है। अर्थात इसी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आर सच दैट ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यानी कि समुच्चय ए से, यानी आर जो है समुच्चय ए से बी में आर एक क्या है, संबंध है। हो गया। तो यानी कि रिलेशन क्या है, तो ए क्रॉस बी के प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी में क्या होती है, एक संबंध होती है। अब आप लोगों को बहुत सारा टाइप ऑफ फंक्शन बताया गया। अब आपके मन में चलता होगा कि सर ये सब आप फंक्शन पढ़ाना शुरू किए और आप क्या सेट पढ़ाएं, सब सेट पढ़ाएं।
यानी कि सेट, सेट के बाद सबसेट, सबसेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन, ये सब रिफाइन किया गया है, प्यूरिफाइंग किया गया है। और इन सभी का शुद्ध रूप माने सेट को थोड़ा सा और शुद्धि रूप क्या लिया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से और कुछ उसमें खास कंडीशन लगाई गई तो संबंध बना, और इसका और सुधारा गया रूप, शुद्धिकरण रूप क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, फंक्शन। फंक्शन अर्थात फलन। जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। अब आपको सबसे पहला नंबर बता दूं कि फंक्शन आखिर क्या है। यहीं से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा हेडिंग यही था। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फंक्शन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा सीधी बोलिए एक मशीन। मशीन समझते हैं ना, फंक्शन कहो या मशीन को सिनोनिम से, या हिंदी में फलन कहते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं एक नियम। फंक्शन एक क्या है, मशीन है। फंक्शन एक क्या है, नियम है, अर्थात जिसको आप रूल कह लो या लॉ कहो, या इसी को आप मैपिंग कह सकते हैं, प्रतिचित्रण। ये क्या है, एक मैपिंग कह सकते हो, या आप एक काम करने की तरीका कह सकते हैं, यानी कि सिस्टम भी कह सकते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का तरीका है। तो हम खास करके फंक्शन को हमेशा किससे रिलेट करेंगे, मशीन से। यानी फंक्शन हम बार बार मुंह से बोलेंगे कि फंक्शन एक क्या है, मशीन है। अब मशीन कोई भी बनी होगी, आप सोचिए, तो मशीन, जितने भी मशीन हैं, आप माइंड पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसका नाम उसके आउटपुट से दिया गया है। जैसे आटा चक्की, तो यानी कि वह आटा चक्की इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें गेहूं डालोगे तब भी आटा देगा, मकई डालोगे तब भी आटा देगा, बूट डालो तो वह आटा देगा। यानी कि वह क्या, किस उद्देश्य से बनी है, आटा बनाने वाली मशीन है। अर्थात उसके अंदर इस तरह से सिस्टम को तैयार किया गया है, वह इस तरह से काम करती है, उसके काम करने की तरीका एक निश्चित नियम के अंतर्गत है। जो कोई भी चीज़ जो उसके लिए डिफाइंड है, उसको पीस करके वह आटा के फॉर्म में लाती है। तेल पेरने वाला मशीन, उसमें कुछ भी डालिएगा तो वह उसमें से जूस निकालने की कोशिश करती है, उसमें पेर करके उसमें से रसा जो होती है उसको निकालने की कोशिश करती है। उसकी मशीन के स्ट्रक्चर ऐसी बनाई जाती है। तो हम सबसे पहले नंबर इस वर्ड को समझाने की ज़्यादा प्रयास करेंगे कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक क्या है, मशीन है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझाएंगे कि फंक्शन एक क्या है, मशीन। फंक्शन क्या है, एक मशीन है। हो गया। जैसे आपके सामने एक हम छोटा सा फिगर बनाए हुए हैं, ये एक मशीन है, यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, मशीन है। और इसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलेंगे, अर्थात फलन कहते हैं। ठीक है। अब ये मशीन है, तो किस प्रकार की मशीन है, तो हम कह देते हैं आटा वाली मशीन है, फ्लावर मिल है, आटा, आटा मशीन है। तो अब इसमें आटा पीसने के लिए इसमें क्या करना होगा, इनपुट करना होगा। तो इसमें कोई ना कोई इनपुट होगा। इनपुट, आज जब इनपुट कीजिएगा, इसमें सामान अगर डालिएगा तो ये क्या होगा, इधर आकर के मशीन के अंदर जाएगा, और मशीन अपने नियमानुसार क्या करेगी, काम करेगी, और काम करने के बाद यहां से क्या देगी, आउटपुट देगी। तो ये अगर कोई भी चीज, तो क्या इस आटा मिल में कुछ भी डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता है। आप इसमें गेहूं डाल सकते हो, मकई डाल सकते हो, जौ डाल सकते हो, चावल डाल सकते हो, चना डाल सकते हो। क्या इसमें गिट्टी डाल सकते हो, क्या क्या इसमें लोहे की बुरादा डाल सकते हो, क्या लकड़ी का टुकड़ा डाल सकते हो, क्या
नहीं, ये मशीन किसी खास चीज़ों के लिए क्या हुई है, बनी हुई है। तो यानी कि सर इसमें इनपुट कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसमें इनपुट वही चीज़ किया जा सकता है जिसके उद्देश्य से ये क्या है, बना हुआ है। तो यानी कि इनपुट क्या क्या कर सकते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, चना इत्यादि, जो इसके लिए डिफाइंड है। जैसे आप गेहूं डालोगे तो ये गेहूं डालने के बाद ये क्या होगा, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा, नहीं मकई डालेंगे तो मक्का का आटा, मक्का का आटा। अगर चावल डालोगे, चावल का आटा, आटा इत्यादि आएगा। यानी कि गेहूं डालेंगे, ये फंक्शन जो है अपने नियम के अनुसार काम करेगा और उसको पीस करके गेहूं का आटा, मक्का डालेंगे तो मक्का का आटा, चावल डालेंगे तो चावल का आटा, चना डालेंगे तो सातू देगा, यानी जिसको आटा ही बोलेंगे, चना का आटा। अब सर ये आप जो मशीन बता रहे हैं ये वास्तव में है क्या? तो इस पूरी फंक्शन में हम लोग तीन ही चीज पढ़ेंगे, मुख्य रूप से दो ही चीज, डोमेन एंड रेंज। तो सर डोमेन और रेंज का क्या कहलाती है? तो ये मशीन जो है जिस चीज को एक्सेप्ट करती है, जो जो इसमें इनपुट किया जा सकता है, उसी इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं, परांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सारे के सारे चीज क्या है, परांत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेन। नहीं, इसी प्रांत को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, आगे मैथ में देंगे हम लोग, प्री इमेज, अर्थात पूर्व प्रतिबिंब या प्राक प्रतिबिंब, प्राक प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्री इमेज। हो गया? तो यानी कि जो जो किसी फंक्शन में, किसी मशीन के अंदर जो जो डाला जा सकता है, जो जो मशीन उसको एक्सेप्ट करती है, उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं, या उसी को पूर्व प्रतिबिंब या प्राक प्रतिबिंब यानी प्री इमेज कहते हैं। और इन जनरली हम लोग मैथ के भाषा में इसको किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। और इस मशीन को हम लोग इन जनरली किससे डिनोट करेंगे, एफ से। किससे? एफ से। और इस एफ में डालेंगे क्या, एक्स, तो बन जाएगा क्या, एफ एक्स। और ये जो एफ एक्स के बाद जो आउटपुट निकलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई कहेंगे। यानी कि प्रांत को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे इन जनरली, और मशीन को यानी एफ को एक्स, एफ से। और जब इसमें डालेंगे तो एफ एक्स, और एफ एक्स जब रिजल्ट आएगा इसी एफ एक्स को क्या बोलेंगे, वाई, अर्थात परिसर, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिसर कहते हैं, या परास कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। कुछ लोग इसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि इमेज। इमेज दैट मीन्स रेंज। यानी कि मान लीजिए कि एक्स एक व्यक्ति हुआ और ये फंक्शन एक आईना हुआ जिसके सामने ये पड़ा, तो इसका इमेज क्या बना, वाई बना। हो गया? तो ये एक छोटा सा हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक मशीन है, और मशीन के अंदर जो जो इनपुट किया जाएगा वह मशीन की क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। और वह मशीन और जिस नियम से काम करता है, नियम से काम करने के बाद जो आउटपुट देगा, उस आउटपुट को क्या कहते हैं हम लोग, रेंज या परिसर कहेंगे, यानी परास कहते हैं। चलिए सर, ये तो आप अपनी एक भाषा में आपने समझाया कि फंक्शन वर्ड को
कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन एक नियम है, फंक्शन काम करने का एक तरीका है। किसी तरह से काम करने वाले को फंक्शन नहीं कहते। जैसे आप लोग सुने होंगे, अरे देखा ना हमारे मशीन के फलाना फंक्शन काम कोई बंद कर देले बा, हमार देखा ना डाइजेस्टिंग सिस्टम जौन बानू वो खराब हो गए, यानी फंक्शन ठीक से करते नहीं थे। यानी शरीर का हर एक भाग जो है एक निश्चित नियम के तहत काम करता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये फंक्शन है। तो फंक्शन मतलब काम करने की एक तरीका, काम करने का एक नियम, रूल, अर्थात एक मशीन। तो जो भी मशीन होगी तो कोई ना कोई उद्देश्य से बना होगा और उसके नियम से एक काम करती होगी, और वह किसी खास चीज़ों के लिए बना है, और आउटपुट भी एक खास चीज़ देती होगी जो डाला जाता है उस नियम के अनुसार। चलिए अब सर उसी फंक्शन को हम लोग अपने क्लास के स्टैंडर्ड की ओर लेके जाएंगे। वास्तव में फंक्शन क्या है सर? तो देखिए आपके सामने यहाँ लिखा होगा, ये क्या है? फंक्शन अर्थात फलन। हड़बड़ाना एकदम नहीं है, एकदम स्थिरता से पढ़ना है। किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो फंक्शन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे मैंने जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर आपका एक्चुअल अगर प्रॉब्लम है सॉल्व करने के योग्य होगा तो निश्चित तौर पर वीडियो के माध्यम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप कमेंट करके देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन किसे कहते हैं। तो वह सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैथमेटिशियन ने एक अपने स्तर से एक डेफिनेशन दिया। क्या दिया? ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हूँ और ए के प्रत्येक अवयव, अवयव मतलब तत्व कहो या एलिमेंट कहो या मेंबर कहो, प्रत्येक अवयव फलन एफ माने नियम एफ या मशीन एफ के अधीन बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता है। तो एफ को ए से बी में क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। फिर से एक बार, दो बार, तीन बार, ये नहीं कि हड़बड़ाना नहीं है। ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दो समुच्चय होना चाहिए। वह ए हो सकता है, बी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, लेकिन दो को समुच्चय होगा और उस दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। और ए का प्रत्येक एलिमेंट, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा फोकस किया गया है। ए के प्रत्येक अवयव एफ के अधीन बी में कैसा हो? अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो। कैसा प्रतिबिंब? अद्वितीय, मतलब एक का एक बने जो बन गया उसका इमेज, अब उसका इमेज कोई दूसरा नहीं बन सकता है। तब कहेंगे कि ये जो जिसके अंतर्गत ए से बी में प्रतिबिंब बना है, यानी कि एफ के अधीन, इस एफ को ए से बी में क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। इसी को अंग्रेजी वाले बच्चे के लिए हम थोड़ा सा एक बार बोल दे रहे हैं। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट and each and every elements of set A has unique image in set B under the function f, then f is a function from A to B। फिर से एक बार बोल दूं कि A and B are two non-empty set and each and every elements of set A has unique element in set B under the function यानी f, then f is a function from A to B। यानी कह रहा है कि A और B दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। A का प्रत्येक एलिमेंट F के अधीन B में यूनिक इमेज बनाता हो तो F को A से B में क्या बोलते हैं? फलन कहते हैं। अब आता है भाई कि देखिए मैथ कभी भी परिभाषा से समझ में नहीं आने वाली है। मैथ को समझने के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। कहा भी है किसी ने कि एग्जाम्पल इज बेटर देन क्या? प्रीच। यानी उपदेश जो होती है, उदाहरण जो होती है, उपदेश से क्या होती है? अच्छा होती है। उदाहरण जो है, उपदेश जो है सुनने की चीज़ें होती है और उदाहरण क्या होती है? आँख से देखने की चीज़ें और समझने की चीज़ें होती है। तो इसलिए उदाहरण से हम लोग मैथ के सारे कॉन्सेप्ट को या साइंस के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 4 गो फिगर दिखाई दे रहा होगा, मैप दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 और 4।
इससे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपको फंक्शन कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एफ ए से बी में, तो यानी कि यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जितने भी रिलेशन हैं, दुनिया के सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, परंतु प्रत्येक फंक्शन एक क्या होती है, रिलेशन होती है। फिर से बता दूं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। यानी कि फंक्शन रिलेशन में कुछ खास कंडीशन लगाई जाती है तो वह जाकर के क्या बनता है, फंक्शन बनता है। और वह कंडीशन क्या है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट, तो यानी कि उसके परिभाषा को हम लोग इसमें बताएंगे। और उसके बावजूद भी समझ में नहीं आएगा तो और तरीका है मेरे पास समझाने की। यानी ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, सब में दिखाई दे रहा होगा। ये फिगर फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। और आपको बताना है कि ये चारों के चारों एग्जाम्पल में ये एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन सा ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन है, क्योंकि सभी रिलेशन फंक्शन, ये सब रिलेशन है पक्का। मतलब आप कह सकते हैं एनसीईआरटी में देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी, तो वहाँ लिखा हुआ है कि फलन संबंध आर एक फलन कहलाती है यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट एफ के अधीन बी में क्या कहलाता हो, अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हो। तो फलन संबंध एफ को हम लोग ए से बी में क्या बोलते हैं, फलन कहते हैं। माने उसी तरह से हम लोग अपने तरीका से अलग अलग चीज़ों को तोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए कि एफ जो है ए से बी में फलन है, तो यानी कि यहाँ पर तो इसी तरह से दिखाई दे रहा है, 1 2 3 का क्या बोला है, ए का प्रत्येक एलिमेंट। तो यहाँ 1 2 का प्रयोग किया गया, 3 का तो प्रयोग ही नहीं किया गया है। अर्थात ये परिभाषा के अनुसार कभी भी फलन नहीं हो सकती है, अर्थात फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। तो आप बताइए कि जब ये फलन नहीं है तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ 1 2 3 तीनों का प्रयोग किया गया है। अब तीनों का प्रयोग किया गया तो आगे भी तो शर्त है। तो ए के प्रत्येक अवयव 1 2 3 एफ के अधीन, तो ए में एफ डाल, एक में एफ डाला तो यानी कि ए आया। और फिर देखिए एक बार डाले तो अभी बद्दू आ गया। अरे भाई तो गड़बड़ है ना, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव है, यूज तो हुआ है। और कह रहा है कि एफ के अधीन, तो यानी एक को एफ में डालेंगे तो ए प्राप्त हुआ है। फिर एक बार एक डाले तो अगली बार बी प्राप्त हुआ है, 2 डाले हैं तो सी प्राप्त हुआ है, 3 डाले हैं तो उस मशीन के द्वारा डी प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि बी में कैसा रिजल्ट होना चाहिए, अद्वितीय। लेकिन यहाँ तो एक के 2 रिजल्ट हैं, समझ से ये तो कभी फलन हो ही नहीं सकता है, यानी ये भी फलन नहीं है। और थोड़ी देर के लिए किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन ही रखना है, हम है ना, निश्चित तौर पर इसको ऐसे समझाएंगे कि आपको एकदम दिमाग में, दिल और दिमाग में जाके बैठ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एफ के 1 2 3 तीनों के तीनों वैल्यू है, यहाँ तीनों का यूज किया गया है। तो यानी एक का एफ में ए है, 2 का भी एफ में ए है, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों का, एक का तो एक ही है ना, 2 का भी एक ही है ना, 3 का भी क्या है, और इसका नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ए का प्रत्येक एलिमेंट एफ के अधीन बी में क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ये क्या है, फलन है। लेकिन बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन हो रही होगी, फलन है, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये भी समझ में आपको नहीं आया है, ये भी समझ में नहीं आया है, डजेंट मैटर, हम हैं आपको बताएंगे निश्चित तौर पर। और ये तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन है, एक को एफ में डाला गया तो ए आया, 2 डाला गया तो बी और 3, मतलब ये तो 100% सभी को समझ में आता होगा, क्योंकि ये फलन के डेफिनेशन के अनुसार कंप्लीट उसको क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट मैं मान लेता हूं कि किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया है। और आपको मैं बता दूं कि अभी मैंने कहा कि एफ एक क्या है, रिलेशन है, और इस रिलेशन को ए से बी में बतलाना है कि फंक्शन है कि नहीं है। और फंक्शन होने के लिए कुछ खास कंडीशन है। कौ गो खास कंडीशन है, तो मुख्य रूप से 3 गो वर्ड्स लिखा हुआ है। यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट एफ में डालने पर बी के अंतर्गत मुझे क्या होना चाहिए, अद्वितीय, 1 एंड ओनली 1 क्या होना चाहिए, रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए, यूनिक रिजल्ट होना चाहिए।
तब बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है एक क्या है, फंक्शन है। अब मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वत्रिक सत्य बातें हैं। यानी कि आप एक बाप बेटे, बेटे बाप का रिलेशन देखिए, और ये जो रिलेशन बताएंगे ये एक गांठ बांध लेना है। अगर ये रिलेशन उसमें सेटिस्फाई करेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो समझ जाइए कि वह फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। उसके लिए क्या करना है, तो ये जो ए होगा हमेशा, पार्टिकुलर यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूँ, हमेशा आपको यही दिमाग में रखना है कि जिस एलिमेंट को डालेंगे उसके वह ग्रुप जो है बेटा का है, अर्थात सन से, सन। और ये जो जिसमें इमेज प्राप्त होगा वह क्या है, फादर है, यानी कि ये बेटा का संग्रह है, और ये पापा अर्थात पिताजी का है, पिताजी का संग्रह है। अब आप सोचिए, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये फलन नहीं है, क्यों नहीं है। अब बताइए कि ये जो संग्रह ये बेटे का है, यानी 1 2 3 ये सब बेटा, किसी ना किसी का बेटा है। और ए बी सी जो है ये किसी ना किसी के पापा हैं। तो यानी कि एफ जो है ए से पूछा 1 से कि तुम्हारे पापा कौन है, तो ए है। एफ 2 से पूछा कि तुम्हारे पापा कौन है, तो कह रहा है कि बी है, ये भी सही था। ये पूछा एफ कि तुम्हारे पापा कौन है, तो ये कह रहा है कि मेरे दुनिया में पापा ही नहीं है। अब बताइए, ऐसा हो सकता है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं हो, यानी किसी कारण बस उनकी डेथ हो गई हो, यानी कि, लेकिन ये कह रहा है कि मैं भी नहीं बाप का औलाद हूँ, मेरे पापा इस दुनिया में है ही नहीं, मैं बिना पापा के आया हूँ। जी बताइए, कभी पॉसिबल है? अर्थात ये जब पॉसिबल नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर एफ में डाला जाए उसका रिजल्ट नहीं आए, हो ही नहीं सकता है। यानी कि कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति जन्म ले और उसके पापा न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये लड़का का दुनिया में, माने ये बिना बाप का बेटा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये तो और ब्लंडर है। कह रहा है कि मेरे दो दो पापा, मेरे दो दो बाप। ये ए पूछा कि तुम्हारे पापा कौन है, तो कह रहा है मेरे दो दो पापा। बताइए, लगने वाले पापा हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, नाता में हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक के दो दो बाप, ये कभी पॉसिबल है? ये तो बहुत बड़ी गाली है हम लोगों की भाषा में। यानी कि एक के दो दो बाप ये कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? अब आगे क्या देखना है आपको, यहीं पर दिखाई दे रहा है कि एक के दो दो बाप, तो यानी कि कभी भी एक बेटे के दो दो बाप नहीं हो सकते। हाँ, दो दो या तीन तीन 10 के भी बेटा के बाप एक हो सकता है, लेकिन एक बेटे के एक से अधिक बाप कभी पॉसिबल नहीं है। तो अर्थात ये भी रिलेशन कभी पॉसिबल नहीं है, अर्थात ये कभी फलन नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ, तो देखिए एक के पापा क्या है, ए है। दो के भी पापा क्या है, ए है। तीन के पापा कौन है, बी है। तो अर्थात प्रत्येक के पापा हैं बी में, और यूनिक है क्योंकि यहाँ दो के, देखिए ए का भी अगर जैसे मान लीजिए कि हमें मान लीजिए 6 भाई हैं, तो हम लोग 6 भाई का तो एक ही पापा है ना। तो यानी कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि एक और दो दोनों के दोनों सगा भाई है, और इस दोनों के पापा कौन है, यूनिक है, अर्थात ए है। तो इस प्रकार के रिलेशन संभव है। अब आपके मन में चलता होगा कि सर ये सी जो है इसका तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बाप तो ऐसा हो ही सकता है ना कि जिसके बेटा ना हो बेटी होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि ना बेटा बेटी कोई भी नहीं हो सकता है, यानी कि उसका कोई औलाद ही नहीं है, तो ऐसे तो फादर हो सकते हैं। तो इस प्रकार के रिलेशन इस दुनिया में पॉसिबल है, अर्थात इस तरह के रिलेशन क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। और यहाँ तो आज के डेट में जो सरकार रूल लगा रही है उसी के अनुसार है, एकगो के एकगो नहीं, यानी कि हम दो हमारे पहले दो चलता था, हम दो हमारे एक है। यानी एक पूछा एक से, तो इसके पापा ए, इसके पापा बी, इसके पापा सी, अर्थात ये तो फंक्शन के पूरे रूल्स को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। अर्थात आप लोग अच्छी तरह से फंक्शन पकड़ लिए होंगे कि सर मुझे कभी भी कोई अगर दे फंक्शन पकड़ने के लिए, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट को बारी बारी से एफ में डालेंगे, और उसका रिजल्ट जो है वह कैसा आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एफ में
अब कैसे कोई फंक्शन है जिसे देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर बताएंगे मैथमेटिकली, जिसे एफ बराबर 2x है। यहाँ अगर कोई एक डालेगा, इसमें एक डाला, तो इसका कितना रिजल्ट होगा, 2 × 1 अर्थात 2। तो यानी कि ये प्रांत हो गया और ये क्या हो गया, परिसर। और ये मशीन कौन है, 2x है। तो यानी कि अब इसमें अमेरिका में जा कर के कोई एफ की जगह एक रखे तब भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2। कोई साउथ अफ्रीका में इस मशीन में जा कर के एक रखे तब भी उसका रिजल्ट क्या होगा, 2 ही होगा। अर्थात इसीलिए ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि एक निश्चित नियम का क्या कर रही है, पालन कर रही है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब ये सर आपने तो पहली बार मशीन के द्वारा अपनी भाषा में समझाया, उसके बाद हम लोग जो पढ़ना है, जो फंक्शन की मैथमेटिशियन ने जो डेफिनेशन दिया उसको मैंने समझने और समझाने का कोशिश किया, और उसके बाद इसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली अब समझने का प्रयास करेंगे कि मैथमेटिकली कैसे इसको लिखते हैं, यानी गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, सच दैट ए टू बी, यानी कि एफ जो है एक फंक्शन है, किससे किस में, ए से बी में। तो इसका मतलब ए भी क्या है, अरिक्त समुच्चय है, और बी भी क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ एक फंक्शन है, किससे किस में, ए से बी में, अर्थात ए से बी में एफ एक क्या है, फलन है। माने एफ एक फंक्शन है, किससे किस में है, ए से बी में है। अब मान लीजिए कि आपसे कोई व्यक्ति बोले कि एक्स, यदि इफ x belongs to set A and y belongs to set B, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, y। मतलब एफ एक फंक्शन है, जो ए का एलिमेंट किस में डाला जाएगा, ए के जितने भी एलिमेंट होंगे यानी एक्स होगा, वह प्रत्येक एलिमेंट एफ में डाला जाएगा, और जितना भी रिजल्ट प्राप्त होगा वह वाई का रिजल्ट प्राप्त होगा। किसका रिजल्ट प्राप्त होगा, वाई का। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसी चीज को और मैथमेटिशियन लोग कैसे कहते हैं, एक एक बात लिख करके हम समझाएंगे, एक एक छोटी छोटी बातें। इसका अर्थ क्या होता है, जिसे एफ एक्स बराबर वाई लिखे तो इसका अर्थ होता है वाई एक्स पर निर्भर करता है। ये हिंदी वाले भैया लोग बोलते हैं, और इसी को हम लोग कैसे बोलते हैं, इंग्लिश वाले भैया लोग कैसे बोलते हैं, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, यानी कि वाई जो है एक्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और यही हम लोग मैथ वाले इसी बात को कैसे लिखते हैं कि एफ को जब एक्स एक्स इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, स्वतंत्र है, और एफ एक्स इक्वल कितना है, वाई। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ, इसी के बारे में हम एक एक करके तोड़ेंगे। ये क्या है,
स्वतंत्र है, अर्थात इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। और ये क्या है? आश्रित है। किस पर? एक्स पर, अर्थात डिपेंडेंट वैल्यू है। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यही मशीन है जिसको आप क्या कह रहे हो? फंक्शन, अर्थात फलन है। नहीं, यानी कि इस मशीन में एक्स डाला गया है, इसी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? परांत बोलते हैं, अर्थात डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। या इसी को क्या बोलेंगे? पूर्व प्रतिबिंब या प्राक प्रतिबिंब, या इसी को क्या बोलेंगे? प्री इमेज कहते हैं। क्या कहेंगे? प्री इमेज। और जो आश्रित वैल्यू है, अर्थात एक्स जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, जो मशीन ऐप में डालेंगे और नियम के अनुसार सॉल्व करके जो रिजल्ट वाई देगा, अर्थात डिपेंडेंट वैल्यू होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसर, अर्थात इमेज। या पहले रेंज लिख देते हैं, रेंज। इसी को लोग बोलते हैं प्रतिबिंब या इमेज। ठीक हो गया। और ये सारी एकदम बेसिक चीजें हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आप एक एक करके मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको फंक्शन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, ये सारा चीज़ था कि यानी कि मैंने इस फंक्शन को 3 तरीके से आप लोगों को क्या किया? तोड़ तोड़ के बताया कि फंक्शन क्या है। चलिए, अर्थात इसी को ना लोग, कुछ लोग बोलते हैं ये क्या है? इनपुट है। यही ना है, ये क्या है? इनपुट। जो मशीन में कह रहे थे इनपुट, और ये क्या था? ये आउटपुट। उसी आउटपुट जो होता है वह डिपेंडेंट होता है, और उसी डिपेंडेंट वैल्यू को परिसर, रेंज, प्रतिबिंब या हम लोग इमेज कहते हैं। हो गया। अब कुछ नोट हम लिख दें यहाँ पर, थोड़ा सा नोट लिख दें कि फंक्शन क्या है। तो हम पहला बोल सकते हैं कि f इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। f क्या है? ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है। यानी कि f क्रमित युग्मों का क्या है? संग्रह है। यानी कि जब भी फंक्शन लिखेंगे, जैसे में मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि a बराबर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि a बराबर 1 2 3, ठीक है, और b बराबर मान लीजिए 2 3 4 5 6 ऐसे हैं। और f जो है a से b में परिभाषित अर्थात डिफाइंड है, और तथा fx जो है कैसा है भाई?
तो 2x है। तो आप बताइए कि f क्या होगा। तो आप इसी को ऑर्डर पेयर के रूप में, कलेक्शन के रूप में लिखेंगे, अर्थात समुच्चय के रूप में। तो एक जब डालेंगे, x डालेंगे a में से, a का प्रत्येक एलिमेंट इसमें डालेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, 2। अर्थात कैसे लिखेंगे, fx के पूरे रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, 1 2, फिर इसमें से 2 डालेंगे, a में से डालेंगे टोटल 2, और 2 डालेंगे तो क्या आएगा 3, 3 डालेंगे तो 4। हो गया। मैंने यही कहा कि दुनिया के जितने भी फंक्शन होंगे वह सभी के सभी ऑर्डर पेयर का क्या होगा, कलेक्शन होगा। अब दूसरा, आप ये भी ध्यान रखोगे कि f जो होगा वह हमेशा सबसेट होता है a क्रॉस b का। f हमेशा सबसेट होता है a क्रॉस b का। क्यों? क्योंकि f b क्या है, एक रिलेशन है, और रिलेशन हमेशा क्या होता है, सबसेट ऑफ b होता है। नहीं थी, रिलेशन जो होता है हमेशा सबसेट ऑफ होता है a क्रॉस b। तो यानी कि f हमेशा ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होता है a से b में, और हमेशा a क्रॉस b का ये क्या होगा, सबसेट होगा। चलिए, हम ये अभी छोटा सा केवल हमने फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शन क्या है, फंक्शन को मैंने समझाने का प्रयास किया। और बेसिकली फंक्शन में आप क्या पढ़ते हो, तो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, आप उसके डोमेन निकालोगे, रेंज निकालोगे। तो लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि ग्राफ नहीं पढ़ते हैं। ओहो, ग्राफ किस पर डिपेंड करता है, डोमेन और रेंज पर। और डोमेन क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू है। रेंज क्या है, तो जो जो वैल्यू हम डालते हैं फंक्शन में, और वो फंक्शन के बाद जो आउटपुट मिलता है, जो उस पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। और डोमेन और रेंज को रख के ग्राफ की कॉपी पर हम लोग जो ग्राफ स्ट्रक्चर करते हैं, वह उस फंक्शन के ग्राफ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो जिसको डोमेन और रेंज पर कमांड होगा उसको आसानी से ग्राफ पर कमांड होगा। और जब आप ये तीनों चीज अच्छी तरह से समझ जाइएगा, मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी आपको किसी तरह का कोई भी ब्रांच पढ़िए, कैलकुलस तो आप इतना, जो लड़का को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, जो फिजिक्स में शुरू से लेकर लास्ट तक कैलकुलस का प्रयोग है, सब कुछ आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलते हैं हम लोग डोमेन, रेंज और को डोमेन के बारे में। नहीं कि भाई डोमेन क्या है, को डोमेन, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है, यानी सहप्रांत, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। हम आपको लिख दूं यहां, यदि इफ, यदि एफ ए से बी में परिभाषित हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ एफ ए टू बी इज डिफाइंड, माने एफ डिफाइंड है ए से बी में। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब फंक्शन के जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी रूल्स हैं, ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने सीधा कहो ना कि एफ एक फंक्शन है, तो जब फंक्शन होगी तबे ना डोमेन और रेंज निकालिएगा। और जब फंक्शन होगी ही नहीं तो डोमेन और रेंज की बात कहाँ से होगी। तो पहले नंबर तो ये चेक करना होगा, यानी कि सर आपने हंसते मुस्कुराते ये बताने का प्रयास किया है कि पहले आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन जो है फंक्शन है कि नहीं है। और यदि फंक्शन है तो डोमेन और रेंज उसका क्या होगा। और यदि क्वेश्चन में ही ऑलरेडी लिखा हो कि ये फंक्शन जो है इस गिवन सेट पर क्या है, फंक्शन है, डिफाइंड है, तो यानी कि हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अब अगला प्रोसेस काम करना है। तो जब भी अगर पूछे कि एफ ए से बी में परिभाषित हो, मतलब एफ जो है ए से बी में एक फलन है, माने एफ 100%, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट प्रांत यानी कि डोमेन, यानी कि सेट ए इज अ डोमेन, यानी कि समुच्चय ए प्रांत है। अच्छा सर, यानी कि
ए से बी में कोई फंक्शन परिभाषित है तो इसका ए का जितना एलिमेंट का कलेक्शन माने ए समूचे जो है वही डायरेक्ट प्रांत है। हाँ रियल बात है, वही क्या है उसका प्रांत है। दूसरा परिसर किसे कहेंगे, अर्थात रेंज प्रतिबिंबों के अर्थात इमेजेस, प्रतिबिंबों के संग्रह अर्थात समुच्चय कह सकते हैं। प्रतिबिंबों के समुच्चय को एफ का प्रांत कहते हैं। अच्छा, यानी आपके कहने का अर्थ है कि ए का सभी एलिमेंट बारी बारी से एफ में डालेंगे और एफ में डालने के बाद जो बी में जो जो रिजल्ट आएगा, जो जो हमको इमेज प्राप्त होगी, उस इमेज के पूरे कलेक्शन को हम लोग एफ का क्या बोलेंगे, प्रांत कह रहे हैं, सॉरी एफ का क्या कहेंगे, परिसर। क्या कहेंगे, एफ का परिसर कहते हैं। हो गया यहां तक। अब तीसरा सहप्रांत अर्थात कोडोमेन, यानी कि फंक्शन किस में डिफाइंड है, ए से बी में। तो यानी कि ए से बी में जो डिफाइंड है तो किस में से प्राप्त होगा, बी में से। तो जिस सेट में से प्राप्त होता है, यानी इसे सोचिए ना, सहप्रांत, प्रांत का मदद करने वाला नहीं, सहप्रांत मतलब प्रांत की सहायता करने वाला, उसी को क्या बोलते हैं, सहप्रांत। तो यानी कि प्रांत का सारा एलिमेंट अगर एफ में डालिए कहाँ से रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी कि बी में से। तो समुच्चय बी क्या है, सहप्रांत कहलाती है, अर्थात सहप्रांत है। तो अब हम थोड़ा सा फिगर पर बता दूं, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये गेहूं डाला गया तो गेहूं का आटा, मकई डाला गया मकई का आटा, चावल डाला गया चावल का आटा, चना डाला गया चना का आटा। तो ये मशीन जो है किसकी बनी हुई है, आटा की बनी हुई है। तो यानी इसका सहप्रांत क्या होगा, आटा होगा नहीं, क्योंकि कुछ भी डालिएगा तो उसका रिजल्ट किसके अंतर्गत आएगा, आटा के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से हमने जो अभी कहा यहाँ पर सहप्रांत क्या है, तो यानी प्रांत का जितना भी रिजल्ट आएगा वह किस समूह के अंतर्गत आएगा, तो जिस समूह के अंतर्गत आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि सहप्रांत कहते हैं। हो गया, आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। अब क्रमित युग्मों के रूप में कुछ नोट्स। अब इसमें जो आप लोगों को आगे जब ये पार्टिकुलर हम फंक्शन पढ़ाएंगे, जब डोमेन निकालेंगे, तो उसमें से 3 गो बातें ध्यान रखना है। उसी 3 बातों को एक एक करके हम लिखे हुए हैं, सामने दिखाई दे रहा होगा। क्रमित युग्म अर्थात ऑर्डर पेयर के रूप में दिए गए समुच्चय एक फलन होगा। मैंने कह रहा है अभी ना बोले कि एफ क्या है, यानी कि क्रमित युग्मों का एक क्या है, संग्रह है, समुच्चय है। तो यानी कि दुनिया के जितने भी ऑर्डर पेयर के संग्रह होंगे, क्या वह फंक्शन होगी, क्या नहीं, वह रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता है। तो यानी उसके लिए क्या करेंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर के रूप में दिए गए हैं उसको फंक्शन हमको चेक करना है कि ये रिलेशन जो है ऑर्डर पेयर का वह फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए यहाँ पर देखिए उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अर्थात प्रथम घटक यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे एफ बराबर 1 2 1 3 2 4, ये एक फंक्शन जो दिया, ये पूछ रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये रिलेशन जो है फंक्शन है,
तो हम लोग कुछ नहीं देखना है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखना है, किसी ऑर्डर पेयर में सेम नहीं है तो देखिए यहाँ पर सेम है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं फंक्शन हो रहा है, तो बताइए। फिर वही चीज़ हो गया, मैप बनाएंगे 1 2, इधर बनाएंगे 2 3 4, क्योंकि सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया बी। पहला जो एलिमेंट होगा सेट ए से लिया जाएगा, जो क्रमित युग्मों का दूसरा एलिमेंट होगा सेट बी से। तो एक के भी पापा क्या है, 2 हैं, और एक से फिर पूछा जा रहा तो क्या कह रहा 3 और 2 का क्या। तो बताइए, अभी ना बोले कि एक आदमी के 2 पापा हो सकते हैं क्या, अर्थात कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्मों का जो संग्रह है वह फंक्शन नहीं है। आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यानी कि सर जब ऑर्डर पेयर दिया रहेगा तो हम लोग चेक करेंगे कि उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो यानी कि वह क्या है, फंक्शन है। और यदि फंक्शन होगा तो उसका डोमेन क्या होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट के जितने भी कलेक्शन होंगे वह सारे के सारे क्या कहलाएंगे, यानी कि डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएगी, डोमेन। और उस ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। और सेकेंड एलिमेंट जिस समूचे के अंतर्गत आती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन कहेंगे। अब ऋणात्मक, गलत लिखा हुआ है, ऋणात्मक संख्या वर्गमूल के अंतर्गत नहीं होगी। यानी कि कोई भी अगर फंक्शन अगर है, ये चीज़ें हम अब यहाँ पर तो समझाना थोड़ा सा टफ होगा, इसको एग्जाम्पल लेना है। मैंने बहुत सारा फंक्शन दिया रहेगा, जैसे f(x) बराबर √x, तो पूछेगा कि इसका परांत क्या है, कुछ नहीं दिया है तो कौन कौन से इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या आप f की जगह -2 रख सकते हो क्या, तो अंडर क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि नॉट रियल नंबर्स, नॉट रियल नंबर्स। यानी कि x का मान रखने के बाद ये रिजल्ट क्या देना चाहिए, रियल नंबर्स देना चाहिए। लेकिन यहाँ x की जगह हम तो स्वतंत्र है, कोई भी रियल नंबर्स रख सकते हैं, और रियल नंबर रखने के बाद एक रियल नंबर्स आना चाहिए। तो यानी कि रूट के अंदर कभी भी x के मान रखने पर रूट के अंदर कभी नेगेटिव मान्स नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो 2 है वह प्रांत नहीं है, क्योंकि ये बिना बाप का औलाद है, यानी इसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। और रिजल्ट हमेशा किसको दर्शाता है, पापा को दर्शाता है। चलिए, तो यानी कि कोई भी फंक्शन का डोमेन वह मान नहीं हो सकता है जो रूट के अंदर डालने के बाद वह किस में आता हो, ऋणात्मक। हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, f(x) बराबर जैसे 2/(x) - 3, ठीक है। तो आप देखिए कि फंक्शन में बगल में लिखा जाता है कि x नॉट इक्वल 3, क्योंकि x की जगह 3 रख दीजिएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ऐसा एक x का वैल्यू नहीं पुट किया जा सकता है जो नीचे रखने के बाद, माने उस रेशनल फंक्शन में रखने के बाद उसका हर का मान क्या कर दे, शून्य कर दे। तो हर के मान को शून्य करने वाले वैल्यू को उस फंक्शन का कभी प्रांत नहीं कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू जो है वह 3 कभी प्रांत नहीं हो सकता। 3 के अलावा कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी रखिए, कोई ना कोई ये रियल नंबर्स देगा। तो यानी कि ऑल रियल नंबर्स इसका प्रांत है, परंतु 3 इसका प्रांत नहीं है। तो यानी कि यही मुख्य चीज़ है। ये देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं 2 बातों को तो हम लोग आगे रख करके, और जितने भी फंक्शन, अभी तो एक टेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है फंक्शन का, ठीक है। अब हम फंक्शन के थोड़ा सा टाइप के बारे में बता, हाँ अब एक थोड़ा सा यहीं पर, अब आगे उसके बारे में ज़्यादा लिखेंगे नहीं। अगर कभी भी कोई फंक्शन ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा गया है, यानी क्रमित युग्मों के रूप में, और उसका प्रांत, परिसर और सहप्रांत पूछे, तो क्रमित युग्मों के प्रथम घटक के संग्रह को, समूचे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। और उस क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक के संग्रह को अर्थात समूचे को क्या कहते हैं, यानी कि परिसर कहते हैं। और वह परिसर जिस समूचे के अंतर्गत बिलोंग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से फलन के बारे में समझ में आ चुका होगा।
अब हम थोड़ा सा, चूंकि टाइप ऑफ फंक्शन का पूरा बारे में नहीं बताएंगे, वह अलग उसकी क्लास है 12 क्लास में, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस दुनिया में फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, बस केवल स्ट्रक्चर बताएंगे, और उसके बाद हम एक एक करके फंक्शन पर काम करेंगे, ना कि टाइप ऑफ फंक्शन पर, क्योंकि हम बताने आए हैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में। तो इस दुनिया में फंक्शन, फंक्शन फंक्शन अर्थात फलन। ये फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दो प्रकार के। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन? एकाएकी। एकाएकी या एकाएक बोलते हैं, अर्थात अंग्रेजी में बोलेंगे वन वन। ठीक है। और दूसरा बहु एकाएकी, बहु एकाएक, अर्थात मेनी वन। यानी कि कोई अगर कहता है कि सर एक फंक्शन दिया हुआ है, तो वह फंक्शन फिक्स है कि तो वन वन होगा और नहीं तो ऑनटो होगा। क्या होगा? वन वन होगा और नहीं तो ऑनटो होगा। क्या होगा? हो गया। फिर ये वन वन फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। कितने टाइप्स? टू टाइप्स। अब मेनी वन भी कितने होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? ऑनटो एंड इनटू। ऑनटो और इनटू, इसके बारे में अलग से क्लास लेंगे हम। फंक्शन वन वन होगा नहीं तो मेनी वन होगा, और वन वन है तो यानी कि अछादक या अंतःक्षेपी। छेपी। लेकिन इससे बढ़िया अंग्रेजी है अंटो, इसको बोलते हैं टू। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी वो आगे बोलेंगे, इसको जब डिटेल्स पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं कि फंक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं। ये उसी माने दुनिया का कोई भी, वह आइडेंटिटी हो, लॉगरिदमिक हो, सभी फंक्शन कोई इस तरफ से बांटा जा सकता है। जो 12 क्लास में पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना था, 11th क्लास में फंक्शन के बारे में और टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में, लेकिन हम ओवरऑल फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में सबसे ज़्यादा, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। फिर यहाँ आच्छादक अर्थात अंटो, अंत छेपी अर्थात इंटू।
हो गया। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि फलन मुख्य रूप से दो प्रकार के, वन वन और मेनी वन। मतलब एकागो का एकागो रिजल्ट हो तो वन वन, और दो या दो से अधिक का रिजल्ट एक ही हो तो क्या हो जाएगा, मेनी वन। अब वन वन है तभी अनटू होगा, नहीं तो इंटू होगा। मेनी वन होगा तो अनटू होगा, नहीं तो इंटू होगा। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन अनटू वन वन इंटू मेनी वन अनटू मेनी वन इंटू, यानी चार प्रकार के, वन वन अनटू मेनी वन, वन वन अनटू वन वन इंटू मेनी वन अनटू मेनी वन इंटू। इस प्रकार से टोटल हम चार प्रकार के फंक्शन कह सकते हैं। अर्थात इसी वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, अनटू को क्या कहा जाता है, सर्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, और वन वन इंटू होगा तो इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जब इसको पढ़ाया जाएगा तो डिटेल्स बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, फंक्शन और फंक्शंस के डोमेन, रेंज एंड ग्राफ के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में नहीं। हम एक एक करके तो हम कल लेकर के आएंगे तो बताएंगे कि हमको कौन कौन से फंक्शंस पढ़ने हैं जो हमको हर जगह, साइंस हो या मैथ्स के हर एक ब्रांच में उसका प्रयोग है, जिसको जानना सभी बच्चे को अति आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते वक्त हम आप लोगों से एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। किसी भी बच्चे को अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लास्ट तक देखे होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है। इस तरह का आप लोग वीडियो में निश्चित तौर पर कमेंट करें, क्योंकि मैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, उस पर मैं एनालिसिस करता हूँ और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो किसी भी बच्चे को जरा सा भी अगर लगा होगा कि नहीं मेरे लिए यूजफुल वीडियो सर ने बनाया है, पिंटू भैया ने बनाया है, तो मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को रिक्वायरमेंट सर को बतानी चाहिए, मैं निश्चित बताऊंगा और मैं निराश नहीं करूंगा। आगे इसके बाद वीडियो लेकर के आ रहा हूं, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।